अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, इस दौर के पिछले कुछ सालों में अगर कोई सबसे बड़ी जंग रही है तो वो रशिया यूक्रेन वॉर रही है। रशिया यूक्रेन वॉर का हम इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा नहीं देखते जितना हमास का और इजराइल का जो रहा। पाकिस्तान इंडिया की 6 दिन की जंग का जो पूरी दुनिया में शोर हुआ। रशिया यूक्रेन वॉर एक्चुअली इंटरनेशनल लेफ्ट का जो इकोसिस्टम है, जो पूरी दुनिया का मीडिया, सोशल मीडिया कंट्रोल करता है। एक्स प्लेटफॉर्म है जो ट्विटर, इसके अलावा बाकी सब यूट्यूब हुआ, फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, ये सब लेफ्ट के इकोसिस्टम को सपोर्ट करते हैं। तो वो इसमें इतना इंटरेस्टेड नहीं है। इनके लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट वो मामला आता है जहाँ पे उम्मा, क्योंकि उम्मा इज़ रियली वेरी स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ लेफ्ट इकोसिस्टम, तो उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी वो उम्मा वाला चूरन आता है। तो रशिया यूक्रेन वार को वैसे तो चले जा रही थी, यूरोप तबाह होकर रह गया है। हम जानते हैं कि हम यहाँ पे किस किस्म की चीज़ों को फेस करते हैं। कल प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर ने ये कहा भी कि मुझे पता है कि यूके के लोगों को अब अपने खर्चे पूरे करने बहुत ही मुश्किल हो गए हैं और ज़िंदगी आम आदमी की तबाह हो रही है। मैं इस पे कुछ चीज़ें ला रहा हूँ। लेकिन क्या चीज़ें लाएंगे भाई, जब आपकी प्रायोरिटीज़ रही हैं कि रशिया यूक्रेन वार में आप यूक्रेन को भर भर के $100 of billions देंगे। आपने जो रशिया से गैस ख़ास तौर पे ना ख़रीद के यहाँ की इकोनॉमी को जो नुकसान पहुँचाया, आपको रशिया यूक्रेन वार में पड़ने का कोई सेंस ही नहीं बनता था। और ये जंग हमारे बोरिस जॉनसन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर और अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट बाइडन, ट्रंप अगर बार बार कह रहा है कि रशिया यूक्रेन वार का जिम्मेदार बाइडन है, तो बिल्कुल सही कह रहा है। देखें, अमेरिका और रशिया ने ये एग्रीमेंट था। देखें, कुछ एग्रीमेंट होते हैं रिटर्न होते हैं, कुछ अनऑफिशियल होते हैं। जब सोवियत यूनियन को तोड़ना था तो अमेरिका की कई दशकों की, कई डेकेड्स की कोशिशों के बाद गोरबाचोव ने सोवियत यूनियन ख़त्म किया और 17 रियासतों को आज़ाद किया ना, तो उस वक्त ये एक रशिया और अमेरिका की डीप स्टेट के दरमियान अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि नेटो को एक्सटेंड नहीं करेंगे, और अगर हम करेंगे भी तो रशिया के बॉर्डर वाले कंट्रीज़ में एक्सटेंड नहीं करेंगे। यूरोपियन यूनियन उस वक्त बना नहीं था, मतलब बन गया था लेकिन वो इफ़ेक्टिवनेस नहीं थी। अभी बॉर्डर सारे यूरोप में मौजूद थे। जैसे मैं 90 में आया तो बेल्जियम और फ्रांस के दरमियान बॉर्डर था, चेक पोस्ट होती थी, हम जाते थे तो बाकायदा चेकिंग होती थी। तो यूरो जोन नहीं बना था, जिसको शेंगन स्टेट कहते हैं, यूरो करेंसी नहीं आई थी। वो फ्रीडम जो आज है, इवन टैक्सेस भी मौजूद थे कि इधर से सामान लेके आप फ्रांस से बेल्जियम आ रहे हैं तो आपको टैक्स देने पड़ते थे। ये वो बाद में यूरो जोन बड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ, तो ये अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि यूरो कंट्रीज़ का जो यूरोपियन यूनियन है उसमें रशिया के बॉर्डर कंट्रीज़ को नहीं लिया जाएगा। लेकिन फिर कौन सुनता है, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पता नहीं कौन कौन यूरोपियन यूनियन के मेंबर बने, फिनलैंड और कई बॉर्डरिंग कंट्रीज़ जो रशिया के हैं उनको नेटो में लिया गया। ऐसे में यूक्रेन वॉज ए वाइटल, क्योंकि यूक्रेन सोवियत यूनियन का एक्स कंट्री था और उसका पूरा कंट्री यूरोपियन यूनियन में था। तो पूरा यूरोप कॉन्टिनेंट है ना, उसमें सबसे बड़ा कंट्री अगर कोई पूरा कंट्री था तो वो यूक्रेन था। यूरोप कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा कंट्री ऑफ कोर्स रशिया है, लेकिन रशिया पूरा यूरोप में नहीं है, आधे से ज़्यादा एशिया में है। लेकिन पूरे कंट्रीज़ जो यूरोप में है ना, उसमें सबसे बड़ा कंट्री जो था ना वो यूक्रेन था। वो बिल्कुल रशिया के साथ बॉर्डर मिलता था। फिर यूक्रेनियन कल्चर वाइज, लैंग्वेज वाइज, एथनिसिटी वाइज क्वाइट क्लोजर टू रशियन थे। तो रशिया के लिए यूक्रेन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर यूक्रेन में फूड ग्रेन्स और एनर्जी रिसोर्सेज के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट था। तो यूक्रेन पे जब इन्होंने हाथ डाला ना तो मामला ख़राब हुआ। अमेरिका रशिया की हमेशा से ये अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन फिर म्यूनिक जर्मनी में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हो रही थी 2022 में,
तो कमाला हैरिस उस वक्त की वाइस प्रेसिडेंट यूएसए ने स्पीच करते हुए कहा कि यूक्रेन को नेटो का पार्ट बन जाना चाहिए, और इसके कुछ दिनों बाद जंग शुरू हो गई। उसी दौरान एक पीस एग्रीमेंट साइन होने जा रहा था। रशिया और यूक्रेन के दरमियान बाकायदा मीटिंग हुई थी, यूक्रेन के ज़ेलेंस्की और रशिया के पुतिन के दरमियान। लेकिन एग्रीमेंट साइन करने से एक दो दिन पहले बोरिस जॉनसन इमीडिएटली गए यूक्रेन और ज़ेलेंस्की को कहा कि पागल के बच्चे क्यों साइन कर रहे हो, और उसको रोक लिया और फिर जंग शुरू हुई। तो रशिया के पास काफ़ी हद तक जस्टिफिकेशन है। और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू में अपनी इलेक्शन कैंपेन से लेकर आने के बाद से एक ही पॉइंट पर रहा कि मैं ये जंग रुकवा कर रहूँगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उस जंग का एक गलत तरीके से फ़ायदा उठाना चाहा अमेरिका के हिसाब किताब में, कि उसमें इसने कहा कि जो रशिया का पेट्रोल ख़रीदता है उसके ऊपर एम्बार्गो, टैरिफ, ये वो ड्रामे इसने जो किए, जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान ज़ाहिर है उसका टारगेट वो सारी चीज़ों का था इंडिया, क्योंकि यूरोप तो बाकायदा गैस पाइपलाइन थी, नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन थी, जिससे डायरेक्ट रशिया से गैस आ रहा था मज़े से। जर्मनी, फ्रांस, यूरोप इसको यूज़ कर रहा था और हमें सस्ते एनर्जी रिसोर्सेज मिलते थे। यूरोप की जो इंडस्ट्रीज थी उनको सस्ती प्रोडक्शन होती थी, उस सस्ती गैस की वजह से वो धमाके से उड़ा दी। किसने उड़ाई? ज़ेलेंस्की ने। शुरू में इसका रशिया के ऊपर आरोप लगाया, लेकिन बाद की इंक्वायरीज ने बता दिया कि ये यूक्रेन का खुद का काम था। यूरोप मोहताज हो गया। अमेरिका के पास पेट्रोल बहुत है, अमेरिका के पास गैस बहुत है। अमेरिका ने कहा कि हमारा पेट्रोल, हमारा गैस खरीदो। अब दुनिया के कई मुल्क अमेरिका से खरीदने लगे, महंगा। तकरीबन रशिया से जितनी प्राइस में एनर्जी रिसोर्सेज मिलते थे उससे डबल कीमत पड़ जाती है अमेरिका से, लेकिन लेना पड़ा। पाकिस्तान ले रहा है भाई, पाकिस्तान अमेरिका से दूसरा शिपमेंट आया है पेट्रोल का, उधार पे सही, लेकिन उधार चढ़ रहा है ना भाई, और उधार विदाउट इंटरेस्ट भी नहीं है। तो ये इंटरेस्ट पाकिस्तान के ऊपर गले पड़ा। ऐसे कई कंट्रीज ने लेना शुरू किया, लेकिन इंडिया ने कहा नहीं भाई, सॉरी, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, हम तो अभी रशिया को यूज़ करेंगे। उसका नतीजा हमने देख लिया कि इंडिया और अमेरिका के दरमियान एक कोल्ड वार कह लें शुरू हो गई। मोदी जी ने टोटल डिस्टेंस कर लिया ट्रंप के साथ, ना बातचीत हो रही है ना कुछ हो रहा है। ट्रंप ने उस जंग को यूज़ करने की कोशिश की, लेकिन साथ में उस जंग को डिफ्यूज़ करने की भी कोशिश की। और अब ट्रंप ने कहा है कि बहुत ज़्यादा हो गया भाई, ये जंग ख़त्म ही नहीं हो रही, और इससे क्या है कि मामलात ख़राब हो रहे हैं, बहुत सारे लोग मर रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ मरने वाले क्रिश्चियन हैं। तो इसने कहा कि लेफ्ट का जो रिग्ड इलेक्शन का जो रेडिकल लेफ्ट डेमोक्रेट्स हैं ना, इन्होंने मेरा इलेक्शन भी 2020 का हरवाया ज़बरदस्ती। अगर ट्रंप 2020 में हारता ना इसको हरवाया ना जाता ना, तो ये जंग नहीं शुरू होनी थी। लेकिन डेमोक्रेट जैसे कमाला हैरिस ने इनिशिएट किया, बोरिस जॉनसन और यूरोप के बेवकूफ़ लोगों ने इस जंग को बढ़ाया। तो अब उसने एक लंबा चौड़ा प्लान तैयार किया है और उसने रखा है दुनिया के सामने ये प्लान। अब देखें, ये जो है ना, ये भाई साहब जेफरी सैक्स, ये बड़ी ख़तरनाक बातें करता है और दिल को लगती भी हैं। इससे अभी पियर्स मॉर्गन ने सवाल किया कि एक रशिया जैसा कंट्री जिसने इतना बड़ा क्राइम किया है एक जंग शुरू करके, तो क्या उसको हम बगैर सज़ा दिए छोड़ दें? जंग बंदी के ऊपर बात हो रही है। तो जेफरी सैक्स ने कहा कि अगर ऐसे ही वार क्राइम्स जो अमेरिका ने करता आया है, अगर अमेरिका को हम सज़ा देते ना, तो शायद दुनिया आज बेहतर जगह होती। What happens to a country like Russia, which, by common consent, has committed myriad war crimes in the last 3 years? It's targeted and killed civilians. I think that's inarguable. It's kidnapped a reported 20,000 Ukrainian children. There was the massacre at places like Bucha. I've been there. Absolutely horrific what went on down there. There have been the sexual assaults and rapes of Ukrainian women and so on. So it seems inarguable. There's been a number of war crimes committed. Is it fair and just that at the end of this, assuming you're right, and this is the beginning of the end of this, that Russia emerges unpunished
for any of this? Well, if the United States were punished for all its war crimes, the world would be a better place. And if all countries were punished for their war crimes, if Israel was punished for its genocide before our eyes, if the United States was punished for overthrowing so many regimes and causing so many wars, if the United States were punished for the Iraq War, if the United States were punished for the coup in Maidan in February 2014, I'd agree with you. It would be great if governments were accountable. But what we like to do is say the other side is the wrong one and not to acknowledge our own sins. For this, Jesus had it right. Why do you always point to the mote in the other eye when you have the plank or the beam in your own eye? To my mind, this is the basic point. I would love to follow your line, Piers. I agree with it. We should have accountability for all the crimes that are committed, and the United States list is so long. I've been tracking it for more than 40 years professionally. It's just one war crime after another, including complicity in a genocide in Gaza. रहने के लिए, लेकिन हमने अमेरिका को ऐसे वार क्राइम्स, और अमेरिका के वार क्राइम्स तो सबसे ज़्यादा हैं, शायद हिस्ट्री में इतने शायद नहीं रहे होंगे जितने अमेरिका ने दुनिया के किस किस मुल्क में वार क्राइम्स नहीं किए। तो ये सिचुएशन है। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि भाई साहब तुम्हारा ये ज़ेलेंस्की है ना, ये वेरी अनग्रेटफुल आदमी है, इसने कभी भी अमेरिका और यूरोप को वो क्रेडिट नहीं दिया कि जो इन्होंने इतनी सपोर्ट की है। ये हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड रहता है, बस ले जाने के लिए सामान आता है। President Zelensky serve out his offer to purchase more Patriot missile batteries? Oh, I don't know. He's always looking to purchase missiles. You know, he's against. Listen, when you start a war, you got to know that you can win the war, right? You don't start a war against somebody that's 20 times your size, and then hope that people give you some missiles. अभी कल परसों ही मैं देख रहा था, पोलैंड के या हंगरी के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो हैं, वो एक स्पीच कर रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि हमने पता नहीं क्या फिगर है, मुझे याद नहीं, कि 117 बिलियन डॉलर या ऐसा ही कुछ हमने ज़ेलेंस्की को मदद की है। कोई रिकॉर्ड ही नहीं मौजूद कि वो पैसे कहाँ गए। कह दिया कि जंग में हमने यूज़ कर लिए, कैसे यूज़ किए, कहाँ हुए, कितने प्राइवेट जेबों में गए। ये मैंने स्पीच सुनी तो वाकई ये करप्ट आदमी है। इसकी बीवी, इसके फैमिली के लोग, उसकी कैबिनेट के सारे लोग यूरोप अमेरिका में मिलियंस ऑफ डॉलर की प्रॉपर्टियों के मालिक हैं। इन्होंने अपना एक फॉर्च्यून बना लिया है। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के इस प्लान, जिसमें ये है कि कई चीज़ें हैं कि जैसे जो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि क्रीमिया, जो कि 2015 या 2016 में रशिया ने एनेक्स कर लिया था कि ये हमारा इलाका है, उस पर दुनिया कुछ उखाड़ नहीं सकी थी। अब ट्रंप के प्लान के मुताबिक क्रीमिया को हम रशिया का पार्ट मानेंगे। इसके अलावा वो इलाके जो रशिया ने कब्जा कर लिया है इस जंग के दौरान, जिसमें लुहांस्क है, डोनेट्स्क है, खैरसोन है और ज़ापोरिज़िया है, ये इलाके रशिया ने कब्जा किया है। उसके ऊपर हम रशिया की अथॉरिटी कबूल करते हैं और ये इलाके हम रशिया का मानने को तैयार हैं इस जंग के दौरान। लेकिन बदले में रशिया ये गारंटी देगा कि आइंदा बाकी मानदा जो यूक्रेन है उसको कभी तंग नहीं करेगा, और यूरोप के और दूसरे जो कंट्रीज़ हैं रशिया के पड़ोस में, उसके खिलाफ कभी जंग नहीं करेगा। इसकी गारंटीज रशिया देगा, और बदले में अमेरिका ये गारंटी देगा कि नेटो का मेंबर कभी भी यूक्रेन नहीं बनेगा और नेटो का एक्सपेंशन अब उस तरफ आगे नहीं होगा। ये गारंटीज अमेरिका देगा। तो उस पर ऑफ कोर्स अमेरिका ने तो ये प्लान रखा है सामने। यूरोप बहुत चीपें कर रहा है, लेकिन यूरोप की आज वो अहमियत, वो हैसियत रही नहीं है। तकरीबन यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ बहुत ही ज़बरदस्त इकोनॉमिक क्राइसिस में चल रहे हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस में चल रहे हैं। माइग्रेशन का मसला यहाँ पे एक बम बना हुआ है, एटम बम बना हुआ है, जिसकी वजह से यूरोप आज नेगोशिएटिंग में इतना स्ट्रांग नहीं है। और ज़ेलेंस्की के पास भी अब कोई वजह नहीं कि
अमेरिका के ट्रंप ने साफ कहा ज़ेलेंस्की को कि रशिया जैसी पावर के साथ तुम जंग कभी भी जीत ही नहीं सकते, तुम इस जंग में कभी भी फातेह नहीं बन सकते, तुम इस जंग में हारोगे ही, तो क्या ज़रूरत है इसको आगे बढ़ाने की, जिससे अमेरिका और यूरोप भी हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर झोंक रहे हैं इस जंग में, और लाखों लोग मर चुके हैं, मर रहे हैं, तो इसलिए अब इस जंग को रोकना चाहिए। तो ज़ेलेंस्की के पास अब इसका कोई जवाब नहीं है, और वो बगैर मदद के तो एक दिन नहीं चल सकता। यूक्रेन में आदमियों की शॉर्टेज हो गई है, मिलियंस ऑफ यूक्रेनियन है ना, वो माइग्रेट कर चुके हैं। जो बचे हैं, इवन 60 साल के बुढ़े सिविलियंस को पकड़ पकड़ के जंग की तरफ झोंका जा रहा है। इन हालात में जंग को कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल है। अभी कुछ दिनों पहले पुतिन के ऊपर प्रेशर डालने के लिए अमेरिका ने कहा था कि हम टॉमहॉक मिसाइल देंगे और ऐसे ऐसे मिसाइल देंगे जो मॉस्को तक रीच कर सकते हैं और ये वो। तो पुतिन ने साफ कहा था कि जाहिर है ये जंग बढ़ाने की कोशिश है, और अगर ये रशिया के ऊपर हथियार यूज़ हुए ना तो इसका नतीजा बहुत ख़तरनाक आएगा, कि इतना ख़तरनाक आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर यूएस प्रेसिडेंट ने, जो कि आपको याद है एक मीटिंग होने वाली थी इन दोनों के दरमियान शायद हंगरी में, और फिर वो कैंसिल हुई, तो इसने कहा वो मीटिंग भी कैंसिल इसलिए की थी ताकि मेरे ऊपर प्रेशर डाला जा सके, और ये हथियारों की जब बात हो रही है ना तो ये रशिया के ऊपर प्रेशर डालने की है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि इसका नतीजा बहुत ही भयानक निकलेगा, और न्यूक्लियर वार को मैं डिस्काउंट नहीं करता। और न्यूक्लियर वार हेड के हिसाब से अगर देखा जाए ना तो रशिया के पास 5889 न्यूक्लियर बॉम्ब हैं, अमेरिका के पास 5244 हैं, यानी पूरे यूरोपियन यूनियन और अमेरिका को मिला के इतने एटम बम नहीं है जितने रशिया के पास अकेले हैं। और ऐसी जंगों में अगर 2-4 ही एटम बम चल जाएं तो क्या से क्या कयामत आएगी। तो ये है कि लेट्स सी अजीज दोस्तों, यूक्रेन रशिया वार कहाँ तक जाती है, लेकिन ये है कि इसका नतीजा दुनिया को एक रिलीफ के तौर पे मिलेगा। अगर ये एक पीसफुल सेटलमेंट हो जाता है तो फिर रशिया से भी एनर्जी रिसोर्सेज मिल जाएंगे, यूक्रेन से भी फूड ग्रेन्स और एनर्जी रिसोर्सेज मिल जाएंगे, और दुनिया एक सुकून का सांस लेगी। व्लादिमीर पुतिन एक बहादुर लीडर है, मैं उसको पर्सनली इसलिए पसंद करता हूँ कि अपने कंट्री को इसने स्ट्रॉन्ग किया। 2000 में जब इसने रशिया का प्रेसिडेंसी या पावर में आया है, 25 साल पहले 2000 में जो रशिया की इकोनॉमी थी, जो रशिया की इंटरनेशनल स्टैंडिंग थी, वो आज के मुकाबले में बिल्कुल कुछ भी नहीं थी। रशिया हैड बिकम इररिलेवेंट इन इंटरनेशनल अफेयर्स। दुनिया में कोई रशिया को पूछता नहीं था, और चाइना भी अभी शुरू ही हुआ था। तो ऐसे में अमेरिका की चौधराहट चल रही थी, बदमाशी चल रही थी, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने रशिया की इकोनॉमी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। ठीक है, रशिया की पॉपुलेशन इतनी है नहीं, लेकिन रशिया में बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, बड़ा स्ट्रॉन्ग किया इकोनॉमी को, मिलिट्री वाइज स्ट्रॉन्ग किया, और पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक लेवल पे रशिया की वापस वो रेलेवेंस आ गई कि इतना स्ट्रॉन्ग हुआ। फिर ब्रिक्स बनाना सबसे बड़ा कारनामा रहा है, जिसमें चाइना, इंडिया, रशिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका जैसे स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ ने मिलके G7 और वेस्ट की अथॉरिटी को ना सिर्फ चैलेंज किया बल्कि बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डिफीट भी दी है, मैं समझता हूँ। तो व्लादिमीर पुतिन ने इस पूरे जियोपॉलिटिकल उसमें जहाँ एक ही बदमाश था जो पूरी दुनिया में अपनी बदमाशी चला रहा था, उसको चैलेंज किया, और आज दुनिया में मल्टीपोलर वर्ल्ड बन चुकी है, जहाँ पे पावर बेसिस है ना, वो सिर्फ यूरोप अमेरिका होता था। आज अमेरिका, रशिया, चाइना, इंडिया 3 एक्स्ट्रा पावर बेस आ गए, और यूरोप की इम्पोर्टेंस कम हुई है। अमेरिका ठीक है आज भी टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमी में, मिलिट्री में दुनिया पे राज कर रहा है, लेकिन स्टिल इसको चैलेंजेस बहुत ख़तरनाक हैं। और नज़र ये आ रहा है कि कुछ सालों, यानी कुछ सालों का मतलब 1-2 साल नहीं, लेकिन 10, 15, 20, 25 सालों में दुनिया में पावर बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे अमेरिका के मुकाबले पे। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच
for all your support. Kindly keep supporting.